नमस्कार साथियों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप तमाम मीडिया के साथियों का, वीडियो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट और तमाम पत्रकार साथियों का मैं अमरीश रंजन पांडे चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान हमारे बीच हैं। यूएन से लेकर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अपनी एक खास नाम बनाने वाले पंडित नेहरू के ग्रेट एडमायरर डॉक्टर शशि थरूर साहब, साथ में हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट सीएम रहे, गांधीयन फिलॉसफी को जीने वाले और हमेशा जब भी जरूरत पड़ी तो संघियों को गांधीयन फिलॉसफी सिखाने वाले हमारे बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब। आप दोनों डिग्नेटरियों को मैं पंडित नेहरू के बसाए हुए इस खूबसूरत शहर, खासतौर पर आज पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि है तो उसी दिन संयोग भी अच्छा है, तो आप दोनों डिग्नेटरी का मैं चंडीगढ़ के इस खूबसूरत शहर में स्वागत करता हूं। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा डॉक्टर थरूर साहब, फिर आदरणीय भूपेश बघेल साहब बोलेंगे, उसके बाद आप लोगों का सवाल लिया जाएगा एकदम शांति से। वी हैव इक्वल टाइम, सो डोंट वरी। धन्यवाद पांडे जी। नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भूपेश बघेल साहब के साथ आप लोग से मिल सकें और बात भी कर सकें। हम दोनों इस बार उम्मीदवार रहे हमारे राज्यों में। दोनों के वोटिंग 26 अप्रैल को थे। उसके बाद दोनों प्रचार में लगे हुए हैं इंडिया अलायंस के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। और जो कुछ हमने देखा है, हमें बहुत आत्मविश्वास है कि 4 जून को सरकार बदलने वाली है और बदलाव का वक्त आए हैं जनता के मन में। अंत में तो लोकतंत्र में जनता ही तय करेंगे। मुझे पता नहीं कि 1 जून के बाद एग्जिट पोल्स में क्या कहेंगे, मैं उनको सुनने वाला नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे देश में जो लोग पोलस्टर्स को कहते हैं, जो लोग असलियत बूथ में करते हैं, वो शायद अलग हो सकता है। लेकिन जून 4 को जब आंकड़े निकलेंगे, मेरे ख्याल में हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों बहुत संतुष्ट रहेंगे और आप लोग को सरकार में बहुत बदलाव देख सकेंगे। मैं आज ये सब कह रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के 60वां एनिवर्सरी में, 60th एनिवर्सरी में। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन जो किए हैं हमारे देश में, बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आज अंडरलाइन करना चाहूँगा, his contributions to creating and building up our democracy। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम तो बहुत सारी चीज़ें we take for granted कि ये सब रहें, but in fact it was not so। In 1947 we got independence amidst the trauma of partition, with 1 million people killed, 13 million people displaced. The country was in a complete tragedy, flames of partition and communal violence. And many people said that maybe the only solution is a dictatorship in order to control this disastrous situation and move forward. Nehruji refused. He said, no, we believe in democracy, we will fight for India's democracy. Even though a year later, Mahatma Gandhi was assassinated, 2 years later, Sardar Patel passed away, there was no one to challenge Jawaharlal Nehru. He could have taken the country in a very different direction, but he chose instead to stress the importance of our democracy, to give importance to democratic institutions that were just being born and being nurtured, obliging his cabinet to attend every day of parliament, attending himself, giving importance to the opposition out of proportion to its numbers, showing respect and deference to the president and vice president to show people that institutions mattered more than individuals. He was somebody who showed chief ministers the respect due to their positions, wrote every month explaining and defending his policies with them. He was somebody who said that democracy has to be instilled and encouraged in the people of India. I remember in one speech once he said, when he heard them chanting Bharat Mata ki Jai, he said, आपके मन में भारत माता कौन है?
और लोग जवाब देने में उनको आसान नहीं लगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, देखिए भारत माता आप ही है, भारत की जनता है, आप तय करते हैं इस देश का भविष्य क्या होना चाहिए। यह है लोकतंत्र के असली मतलब। तो इस महान व्यक्ति हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जो लेगेसी, जो विरासत हमको दिए हैं, ये कभी भूल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता था कि ऑफ ऑल द वेरी मैनी थिंग्स इन आवर कंट्री, मैं गर्व से कहता हूँ कि अगर एक चाय वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री बन सका, it is because of the democratic institutions and values laid down, instilled by our first Prime Minister over 17 years. तो यही मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क्स में कहना चाहता था। मेरे ख्याल में बघेल साहब और मैं हमारे अनुभव के बारे में, हम जो कुछ देखा है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकेंगे आपको, लेकिन मैं वहाँ रुकना चाहता हूँ अभी के लिए, और आपके प्रश्न के लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। भूपेश जी, आप कुछ बोलेंगे? जी हाँ, आदरणीय शशि थरूर जी, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय लक्की जी और सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। 60वीं पुण्यतिथि पर नेहरू जी को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और ऐसे समय में जैसे कि थरूर जी ने बताया कि जब हम चुनाव के अंतिम चरण में हैं और जो लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, और पूरे देश की जनता पर हमें पूरा विश्वास है कि अब प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। ऐसे में कोई व्यक्ति तानाशाह बनने के रास्ते पर है, उसे रोकने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, पूरब हो या पश्चिम हो। सभी क्षेत्रों में एक बात है कि परिवर्तन होना चाहिए, कि मौजूदा सरकार से सब लोग ऊब चुके हैं। 10 साल तक के केवल सद्भाव दिखाया गया। पहले मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिया है, मुझे 60 महीने दें। उसके बाद आपको याद होगा जब नोटबंदी लागू की तो उन्होंने कहा मुझे 50 दिन दें। फिर जब कोरोना आया तो उन्होंने केवल 21 दिन मांगा था। लेकिन देश की जनता ने देखा कि ये केवल सब बात दिखाते हैं और होता कुछ नहीं है। पहले जब आए, आज मैं एक कार्टून देख रहा था, तो पहले 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे सेवक समझिए। फिर 2019 आया तो उन्होंने कहा कि मुझे चौकीदार समझिए। और अभी तो आपने देखा कि बनारस में गंगा में नौका विहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हो सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया हो, लेकिन मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो अब वो भगवान बन गए हैं। अब वो कह रहे हैं मुझे भगवान समझिए। इस 10 साल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार से मोदी और मोदी की सरकार, उसकी पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाते हुए जो कार्य किए हैं, उसे चंडीगढ़ के लोग कैसे भूल सकते हैं। यहाँ जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, वो आप सब गवाह हैं कि मेयर के जब चुनाव हुआ तो किस प्रकार से उसके ही पार्टी के व्यक्ति ने किस चुने हुए जनप्रतिनिधि के वोट को उन्होंने किस प्रकार से क्रॉस किया, उसको पूरा देश ने देखा है। तो आज आवश्यकता यही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश प्रतिबद्ध है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, संविधान बचाने वाले एक साथ एकजुट दिखेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सवाल लेने से पहले मैं अपने बड़े भाई जो हिमाचल प्रदेश के जब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं अनिरुद्ध सिंह साहब यहाँ हैं, तो ये मैं बताना भूल गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आप सवाल बारी बारी से पूछ सकते जी।
एक मिनट, मेरे ख्याल में अगर आपके साथ एक माइक हो तो ज़रा बेहतर होगा, पीछे। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, मैंने गलत कहा, लंबा। मैं उमेश न्यूज़ एजेंसी। इस बार के जो चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा अगर बीजेपी आई, और इसके अलावा तानाशाही, ये तमाम मुद्दे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में सिर्फ यही दो बड़े मुद्दे हैं या और भी कई इश्यूज हैं? क्या बेरोजगारी, महंगाई के जो एक हमेशा से हम एक दूसरे पर पार्टियां लगाती हैं, फिर उनके स्पोक्स पर्सन आपस में डिबेट करते हैं आंखों के साथ, तो ये तो रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या यही है कि संविधान बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू? ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। संविधान बदलने की बात क्योंकि उन्होंने कहा था कि 400 पार चाहिए। 400 पार क्यों? 3-4 उम्मीदवार उनके भाषण में बोल रहे थे कि हमको संविधान को बदलना है, इसलिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट। तो इस किस्म की बातें के लिए जवाब तो देना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में ये सही है कि 100 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है संविधान, लेकिन हर बार सारे पार्टी को एक साथ लेके जाके बहुत बड़ी मेजॉरिटी से सारे पार्टीज के सहमति से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो चुका था। इस बार ये लोग 400 मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ऐसे बदलना चाहते हैं जैसे कि कोई और उनके साथ सहमत ना हो, लेकिन फिर भी उनको कर सकेंगे। और इसलिए हम ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि भूल जाइए मत कि संविधान का जो स्पिरिट है उसकी तो वायलेशन हो चुकी है इस 10 साल में। जो भी ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हमारे संविधान में लिखा हुआ है, सारे की ऑटोनॉमी हॉलो आउट कर दिया। आप इंफॉर्मेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CAG, जो भी आप देख लीजिए, सारे पे सरकार की दबाव आप देख सकेंगे। फिर जो इंस्टीट्यूशन सरकार के अंदर है, जैसे कि CBI, ED, IT, इकोनॉमिक, सारे को वेपनाइज के आयुध बना दिए लोगों को हैरेस करने के लिए, विपक्ष के लोगों को। और अगर कभी भी कोई नॉन विपक्षी व्यक्ति आ गया, वो होगा कोई जो विपक्ष को मदद देने के लिए कोशिश की या सरकार के खिलाफ बोल गए थे। मेरे ख्याल में कई जर्नलिस्ट को भी अनुभव हुआ है कि वो लोग कुछ कहें सरकार के खिलाफ और जर्नलिस्ट को भी IT का विजिट आता है। तो आप लोग को पता है कि जब संविधान का स्पिरिट इसने इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है, तो जब मौका मिलेगा संविधान को ही बदलने क्यों नहीं? जब हमारे देश में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट, जो हमारे संविधान में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठा हुआ है, पार्लियामेंट अभी एक नोटिस बोर्ड बन गया सरकार के सारे डिसीजंस के लिए। जो तय करने वाली चीज़ें स्टैंडिंग कमिटीज को भेजा जाता था, UPA सरकार ने 84% सारे बिल्स को पहले कमिटीज को भेज के जनता, सारे सांसदों चर्चा करके उनकी रिकमेंडेशन सुनने के बाद बिल लेके आते थे पार्लियामेंट को। भाजपा सरकार सिर्फ 16% बिल्स को कमिटीज को भेजे। मतलब उनका पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं, वो चाहते हैं कि वैसे भी पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप हो जाए, जो भी मोदी जी और उनकी सरकार तय करेंगे, उनकी बहुमति है, उसको पास करेंगे। तो इस किस्म के राजनीति हमारे लोकतंत्र का विरुद्ध है। और हमें ये जनता को बोलना चाहिए कि जो ये लोग कर रहे हैं, कल संविधान को बदल के और भी कर सकते हैं, या आरक्षण को बदल ले, या कुछ और चीज़ें करें। अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि आपकी मज़हब जो भी हो, आपकी जाति जो भी हो, आप जो भी भाषा बोलते हैं, कौन सी राज्य से भी, ये सब बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आप अगर भारतीय नागरिक हो तो आपको पूरा एक ही अधिकार से इस देश में जीना चाहिए। लेकिन इस रूलिंग पार्टी का नारा क्या है? हिंदुत्व हिंदुस्तान। वो दूसरों को इतना पसंद नहीं करते हैं। और हमने अभी इस चुनाव के प्रचार में क्या क्या सुने हैं कुछ समुदाय के खिलाफ। ये ठीक है, एक प्रधानमंत्री के मुंह से बोलने वाले लफ्ज़ हम सुने हैं क्या? माँ का सारे शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्ला, मौलवी, मंगलसूत्र, मुजरा भी आ गया अभी। लेकिन माँ से महंगाई भी है, मणिपुर भी है, ये आवाज़ तो उनके मुंह से कभी निकलते नहीं। क्योंकि जब आप पूछें कि कौन से मुद्दे हैं, संविधान तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ है महंगाई। हमारे देश में महंगाई ऐसे बढ़ गई है कि लोगों को बहुत दिक्कत है। 80% भारतवासी ने बता दिए हैं कि उनकी आय, उनकी इनकम ये 10 साल में कम हो गए। सिर्फ 20% लोग का अनुभव है कि उनका आय बढ़ गया मोदी जी की सरकार के समय। तो ये अनडिस्प्यूटेबल फिगर्स है। ये तो इकोनॉमिस्ट सर्वे करके दिखाते हैं कि ये है हमारे देश की याथार्थ।
तो इसलिए महंगाई, जब आपकी जेब में जितने भी पैसे पहले थे उससे कम हो, आप कैसे महंगाई बर्दाश्त करेंगे? आप ये भी देखिए कि भैंस के बारे में प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलते हैं। जब से 1938 से हम आंकड़े रखने शुरू किए हैं, यहाँ हमारे सबसे वर्स्ट बेरोजगारी के फिगर्स आजकल चल रहे हैं। और अब युवाओं की हालत देखिए, 19 से 24 साल के युवाओं जो अपने प्रथम नौकरी की खोज में है, वहाँ 45% 45% लोगों को काम नहीं मिल रहा है। 45.4% बेरोजगारी है। ग्रेजुएट्स को देखिए जो पढ़ाई करके डिग्री लेके आए हैं, उनकी हालत क्या है? 42% बेरोजगारी, 42%। तो अगर आप ये सब देखेंगे, ये है बड़े बड़े मुद्दे हमारे जनता को, और हम चाहते हैं कि लोग इसके बारे में भी सोचें कि ये चुनाव क्यों है। ये लोग राम मंदिर, हिंदू हृदय सम्राट सब बोलते रहते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि सरकार की जिम्मेदारी मंदिर बनाना थोड़ी है। उनकी जिम्मेदारी है देश की भलाई, देश की जनता की भलाई के लिए काम करना। और अगर आप जनता से पूछेंगे कि इस 10 साल में क्या आप और आपको परिवार में कुछ बेहतर हुआ है सरकार के एक्शंस के कारण? क्या आपको कुछ नए रोजगार मिले जो 10 साल पहले नहीं थे? क्या आपको नए अवसर मिले हैं आपको काम करने के लिए या पैसे कमाने के लिए? कोई भी आपकी ज़िंदगी की स्थिति बेहतर करने के लिए अगर कुछ नहीं है तो उनको तीसरी मौका क्यों दे दें? और ये प्रश्न पूछने से हमें तो स्पष्ट जवाब मिल रहे हैं जनता की तरफ से कि ये सब बिल्कुल आप ठीक ही कह रहे हैं, किसी और को मौका देना चाहिए। बघेल साहब तो यूपी से प्रचार करके आए हैं, मुझे बता रहा था कि वहाँ जो उन्होंने देखा है, बिल्कुल जनता के मन में ये सरकार बहुत विफल रहे हैं। ये देश के लिए जो कुछ वो लोग भाषण में बोलते हैं, जो भी वादा करते हैं, इसको पूरी करना नहीं हुआ है। शशि जी थानेश्वर 1224 से 1 जून को इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई है, उस दिन आखिरी चरण का मतदान भी है। उस बैठक का एजेंडा क्या होगा और किस किस प्रमुख दल को बुलाया गया उस बैठक? देखिए, मैं तो था नहीं, भूपेश आप थे? नहीं, उस कमेटी में नहीं हूँ मैं। हम दोनों नहीं हैं। आई थिंक इंडिया अलायंस के बघेल सर नहीं। आज नेहा फ्रॉम पीटीआई। या हाय। वन थिंग इज कि एक ये जो एजेंडा, ये एक आप इसमें कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ऑपोजिशन ये बोल रही है कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो देश को हर साल 5 जो पीएम है वो मिलेंगे, 5 चेहरे मिलेंगे 5 साल में। एक तो ये, और दूसरा एक इंटरव्यू में पीएम हैज सेड कि अरविंद केजरीवाल एंड राहुल गांधी दे हैव बीन गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। So what is your reaction on that? Like this is the kind of statement that really makes me see red. No prime minister should be talking like this. You know, honestly, we have a manifesto. We're running on the manifesto. That's it. Nothing beyond. Number one. Number two, as far as the prime minister is talking about Pakistan is concerned, the only prime minister in the last 20 years who has been to Pakistan is actually him. He is the one who has made gestures of trust to Pakistan. When the Pathankot attack happened, who invited the Pakistani ISI and military to come and inspect Pathankot Air Force Base? Many people in our military were shocked by this. It was their government, it was Mr. Modi. So the naivete and trust that their government has shown has been betrayed, I agree with that. But for him to now turn around and... When did Rahul Gandhi ever go to Pakistan? When has he said anything about Pakistan of this nature? In fact, I can tell you that as far as the India Gadbandhan is concerned, कि हमें किसी और के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। हम हमारी जनता की राय चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं हम आएंगे। पाकिस्तान की जो भी कोई भी कुछ कहें, as far as we are concerned, they should mind their own business. We can look after ourselves. माइक जिनके पास है वही बेस्ट होगा। माइक वापस आएंगे। ईवीएम को लेके बड़ा भ्रम फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया था ईडीआर की तरफ से, और वहां से भी अभी कोई स्थिति ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पष्ट हुई। मैं विपक्ष का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है एक भ्रम फैलाने में ईवीएम को लेके। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या ईवीएम अब रिजल्ट आने को तैयार है? ईवीएम गलत रहेगी या सही रहेगी? देखिए, मैं तो जब किसी विषय सब जुडिसी है, हमें बोलना भी ज़रा सा
सोच के करना पड़ेगा। मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज पे नहीं बैठना चाहता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो केस, और हमारे कुछ कांग्रेस के अंग भी थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे इस विषय पे, ये लोग उठाए क्योंकि जनता के मन में शक होने का कारण इलेक्शन कमीशन के ये एक्शन थे। इसको छुपा रखने की क्या ज़रूरत थी, इसको अलग आंकड़े कुछ दिनों के बाद दिखाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन अपनी ही क्रेडिबिलिटी को डैमेज किए थे, लेकिन अभी आपको मालूम है कल वो लोग सारे रिलीज़ किए हैं। अब तक जो पहले 5 चरण के आंकड़े रिलीज़ किए हैं। एक चीज़ तो सही है कि हर उम्मीदवार के एजेंट को ये फॉर्म 17C उसी दिन दे देता है। वो रिटर्निंग ऑफिसर घर जाने के पहले इसको भर के दस्तखत करके देना चाहिए। लेकिन अगर एक, मुझे पता नहीं भूपेश के इलाके में कितने बूथ थे, मेरे में तो 1300 से ज़्यादा था। ये सब एक एजेंट को कलेक्ट करके, मतलब एक उम्मीदवार को कलेक्ट करके 1300 इलाके से कलेक्ट करके ऐड अप करने के अलावा, जब इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स के आंकड़े डायरेक्टली मिलते हैं, उनके एक ऐप है, उनको तुरंत कैलकुलेशन करके उसी दिन दे सकते हैं, तो ऐसे कुछ दिनों को छुपा के रखना क्यों किए मुझे मालूम नहीं, अपनी ही क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया। दूसरी बात यह है कि शक 2-3 लोग कह रहे हैं। मैं जनता से कहता हूं कि आप जाके आपके वोट डाल दीजिए, बाद में अगर कोई तकलीफ़ है, कोई सबूत निकले कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ, हम तो उसको उठा लेंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम पूरा विश्वास से जाके वोट करें, क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक हक है, और आपको ये ईवीएम से डर के ना जाना बिल्कुल बड़ी गलती होगी। जाइए, वोट कीजिए, आपकी राय बताइए लोगों को कि आप चाहते हैं बदलाव इस सरकार के। ये मेरे ख्याल में जनता जनार्दन कहते हैं ना, अंत में कोई मशीन जनता की इच्छा को ऐसे ऐसे बदल नहीं सकेगी। Prime Minister has made a comment today in one of the interviews that दिल्ली में हम हैं साथ-साथ और पंजाब में हम हैं कौन on India block. And second question is they have termed the AAP government in Punjab as a urban Naxalite. This is a dangerous trend which the Prime Minister says. Very dangerous. Your comments. I would agree with you entirely that some of these things the Prime Minister says are actually dangerous for the country. We've seen the irresponsibility of the BJP in talking about farmers from Punjab as Khalistanis. We have seen this kind of language being used that divides the country, and an urban Naxal is a kind of invention of the BJP. There are no urban Naxals. There has been Naxalite violence in some tribal areas, including in Bhupeshji's state and a few places like that. There has been no urban Maoism in this country or Naxalism in this country. Why this kind of abuse is being applied to people is in an effort to delegitimize dissent. That is, in a democracy, we all have the right to challenge and criticize the government. But if every time you criticize the government, you're accused of being anti-national, that means your criticism is no longer legitimate. You're anti-Hindu, you're anti-national. What kind of talk is this? The Prime Minister really has to be a little more restrained, because he is the Prime Minister of all Indians. And he occupies a position that all of us would like to respect. Now finally, on Delhi and Punjab, let me say it was very clear to us from the very beginning of the India Alliance that the alliance was going to work on a state-by-state basis. Because in our country, we are a big country, and each state has its own political history and its own political character. I'll give you a different example in my own state of Kerala. For 55 years, the communists and us have been opposing each other. Every 5 years, there's been alternation of governments until the last election. And it would be inconceivable for the Congress party in Kerala to think of cooperating in Kerala with the communist parties. But right next door to us in Tamil Nadu, the CPI, the CPM, our own ally, the Muslim League, the Congress and the DMK are all together. There is no dispute, no problem. We've been together before. We are together again this time, and we'll be together in the future. So there is no contradiction. In Delhi, Aam Aadmi Party and us have made common cause. In Punjab, we do not agree. That is perfectly just like Kerala and Tamil Nadu. It's entirely possible. And I would say to the Prime Minister, this is a reality of our country. Learn to appreciate our diversity, which also extends to our politics. Sir, पंडित नेहरू की विचारधारा से जी। इस देश का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, फिर इसके बाद वही पंडित नेहरू की पार्टी कांग्रेस लगातार हारती क्यों गई? लगातार क्या? लगातार हारती गई। देखिए, आपको पता है कि जब हमारे देश में युवाओं की मेजॉरिटी है
नेहरू जी के जाने के बाद 60 साल हो चुके हैं, तो मतलब जो भी 60 साल से कम है उनके पर्सनल कोई यादें नहीं है। जो उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके मन में तो मेरे ख्याल में नेहरू जी की आइडियोलॉजी में कोई हार नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्थापित की हमारे देश में जो अभी भी हम इसमें करते हैं। कोई युवा IIT जाते हैं, IIM जाते हैं, कौन दिया? नेहरू जी दिया। अरे आप चंडीगढ़ में रहते हैं, किसका संकल्प था ये चंडीगढ़ शहर बनाना? नेहरू जी का था। ये शहर इनका संभावना है हमारे देश के लिए। आप देखिए कि नेहरू जी जितने सारी चीज़ें किए हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनको याद नहीं है कि नेहरू जी ने किया है। और शायद अगर हमारे तरफ से हमारे लोग बार बार रिपीट करते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, लोग कहते हैं अरे आप तो अभी पास्ट में रहते हैं, इतिहास क्यों बोल रहे हैं आप आगे जाइए। अरे मैं लोगों को बोलता हूँ हम इतिहास नहीं बोल रहे हैं, इतिहास बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2014 से 24 तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। वो औरंगजेब के बारे में बोलना पसंद करता है, या 1984 या 1947। यार आप भविष्य के बारे में पूछिए कि कल आप क्या करेंगे, सत्य पे आएंगे तो 2047 के लिए उसके बारे में बोल रहे हैं कि अमृतकाल आएगा, क्योंकि उनकी रियलिटी, उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इतना बुरा है कि उनको आज की हकीकत के बारे में बोलने का कुछ नहीं है। इसलिए या दूर की इतिहास या आने वाले दूर की भविष्य के बारे में बोलना पसंद करते हैं। हम आज के बारे में बोल रहे हैं, जो हम आज के हमारे अनुभव है, ये नेहरू जी की लेगेसी है। जो आज हमारे अगर डेमोक्रेसी चल रही है अच्छी तरह से, मेरे ख्याल में इस सरकार अनफॉर्चुनेटली इस डेमोक्रेसी को बहुत बहुत बर्बाद किया है, लेकिन डेमोक्रेसी है हमारे देश में क्योंकि नेहरू जी ने इसको साबित किया। वो आराम से कुछ और तरीके से बिहेव कर सकता था, लेकिन नहीं किया। वो चाहता था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए हमारे देश में। और अगर हमारे ये बड़े बड़े स्थापन है, जैसे कि IITs, इसरो, हमारे रॉकेट सैटेलाइट रिसर्च, ये सब तो नेहरू जी ने भी लेके आया था। उनका विजन था कि हम गरीब देश सोच के हमें ये आकाश के बारे में नहीं सोचना है, वो भी ठीक नहीं है। जो भी हमारे साइंटिस्ट कामयाब है करने के लिए, करने का मौका देना चाहिए। ये भी अपना नेहरू जी ने किया। तो आप देखिए कि आज के जो भारत है उसको बनाने में इतना बड़े योगदान था नेहरू जी का, कि मोदी जी को उनको अटैक करने में मैं समझ लिया क्यों कर रहा था। क्योंकि हर रोज़ हर चीज़ नेहरू जी के ऊपर रखेंगे तो जो अच्छा उन्होंने किया वो लोग शायद भूल जाएंगे और उसके बारे में ज्ञान नहीं होंगे। सिर्फ 62 के युद्ध की विफलता वगैरह वो सब चीज़ें नेहरू जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपसे अंत में ये भी कहूँगा कि हम चाहते हैं कि एक नई सरकार नेहरू जी के स्पिरिट लेके, उनके जो डेमोक्रेसी में जो विश्वास था उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। लेकिन हम भी कल के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हैं कि इंडिया शुड लिव इन द पास्ट, ये नहीं है हमारा सोच। लेकिन पास्ट से जो अच्छे मिले हैं उसको सेफगार्ड भी करना, सुरक्षित रखना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। माइक ले लीजिए। Yesterday, Amit Shah in a rally in Punjab said that Punjab is an ATM for Aam Aadmi Party. What is the stake of the Congress on that? Just because Congress in Punjab is fighting against Aam Aadmi Party. So how do you think about this thing? Look, I think we have our own issues with the Aam Aadmi Party. I will leave it to our party spokespeople in Punjab to address that. But I don't think that it's my job to echo anything that Mr. Amit Shah has said. So I'll pass on that. Thanks. हाँ. मोदी कहते हैं कि जो इस वक्त मेजॉरिटी में है, ऑपोजिशन चाहती है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाए, और उन्होंने एक और आरोप लगाया, कहते हैं कि संविधान आप बदलना चाहते हो कि धर्म के आरक्षण के नाम। बिल्कुल नहीं, जो भी, और देखिए पहली बात यह है कि ये चुनाव तो लोकसभा के लिए है, नेशनल पॉलिटिक्स की बात है, और वहाँ तो ऐसे प्रपोजल है ही नहीं, और हमारे तरफ से कुछ आए नहीं। हमारे मैनिफेस्टो पढ़ के देखिए, आप कोई भी समुदाय का नाम नहीं देखेंगे, रिजर्वेशन को छूना नहीं चाहते हैं। कुछ राज्यों में उनकी पॉलिसीज़ के और उनके लॉज के अनुसार ये सही है कि कुछ राज्यों में ओबीसी स्टेटस में, मतलब जो ओबीसी के आरक्षण हैं उनके भीतर कुछ मुस्लिम समुदाय को जगह दिए हैं। तमिलनाडु, केरला भी आजकल बंगाल का केस आया है। मेरे ख्याल में अंत में जो आज ये सब विवाद चल रहा है जिस राजनीतिक कारण, अंत में तो अदालत को तय करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो कहा है उस विषय पे तो आपको पता है कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को अपील भी की है।
तो ये प्रिंसिपल कि आरक्षण के कैसे चलना है, मेरे ख्याल में इस विषय पे अदालत ही तय करेगी। लेकिन हमारे तरफ से एक राजनीतिक नारा नहीं है कि हम कोई भी मज़हब के लिए या कोई भी ऐसे रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन ले आए, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं मांगा है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर एक हमारे देश में गरीबों को मदद करना है और कोई गरीब परिवार मुसलमान भी होते हैं तो क्यों नहीं उनको भी मदद कर दें, इस किस्म की बात हम करते हैं। समझ गए ना? हम कोई भी कभी भी नहीं कहा है कि you take a community and give reservation. We have said that when we give our resources of the government to those who are weak, poor, underprivileged, marginalized, we should be neutral about what religion they belong to. If they're Muslim, if they're Christian, they should get the same help as Hindus. That's it. उसके बाद करेंगे। देखिए, मजबूत सरकार क्या होती है? मजबूत सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के लिए काम कर सके। और हमारा देश के अनुभव यह है कि कोalition सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड इस देश में बहुत अच्छे हैं। अब 1991 to 2011 पे हमारे सबसे बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था की हालत इतने अच्छे कभी भी नहीं हुए हैं। और पूरे टाइम पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट है हमारे पास नहीं। नरसिम्हा राव जी का माइनॉरिटी गवर्नमेंट था, बाकी सारे कोalition गवर्नमेंट्स। और ये कोalition गवर्नमेंट्स जो रिजल्ट्स हमारे देश के लिए किए हैं, देश के लोग संतुष्ट हैं। क्योंकि उसके बाद जो मोदी जी ने हमें दे दिया, बहुत बुरी बात। हमारे अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय पे साधारण आम आदमी की हालत को बुरा कर दिया है। लेकिन जो 20 साल अच्छा किया, ये सारे हमारे कोalition गवर्नमेंट्स कर सके। तो मैं कहूँगा कि मजबूती आप समझ लेंगे तो मैं कहूँगा कि ये कोalition गवर्नमेंट ही अच्छा है जनता के हित में। एक सीनियर सर एक माइक भी पहुँचाइए। बिना माइक के भी हिंदुस्तान टाइम्स। सर, कल प्रियंका जी बोल के गई हैं कि अगर इंडी गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तो शायद हमारे पार्टी का नाम इंडी गवर्नमेंट हो जाए, ऐसा कह रही है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं जी, देखिए, हम तो एक कोalition है। जैसे मैंने कहा कि केरल में हम कम्युनिस्ट के खिलाफ ही रहेंगे और दिल्ली में हम एक साथ इंडिया अलायंस में हो जाएंगे। मैं इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में मैं जो समझा कि ये सरकार जो बनेगी ये इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। बस हमारी पार्टी का नाम तो इतना जल्दी बदलने वाला नहीं है। हमारे तो 150 साल का 150 साल का नाम, 140 साल का नाम है। ये तो बदलने वाली नहीं है। हाँ, सबसे पीछे एक मिनट, माइक इनके पास है। या योर माइक इज नॉट वर्किंग फॉर सम रीजन। यू कैन Look, on all these matters, I am going to tread a little warily because I am a little unsighted. I was not aware of the statement. I will say, however, that as far as we are concerned, we have never been against investigating any potential wrongdoing. What we said about Mr. Kejriwal, very simply, was that it is wrong for the government, in the middle of an investigation that has gone on for more than 2 years, to arrest him just when he is about to campaign in the elections. That we felt was wrong because in our democracy, political leaders, he's leader not only of he's not only Chief Minister of Delhi, he's also leader of a national political party. Everyone should be free to do their campaigning. If there were any grounds to proceed further with the investigation, that should have been pursued after the 1st of June. That is exactly what the Supreme Court has also said. So we are not saying don't investigate. If there's anything that needs to be investigated, justice can always take its course, but do not interfere with the democracy of our country by impeding the ability of someone to contest in elections and participate in elections. जी लास्ट एक सवाल है कि थर-थर कांप रहा है चीन। माफ कीजिए, फरूख साहब से ये जानना चाह रहे हैं कि चीन थर-थर कांप रहा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन जो है हमारे कब्जा हुए चीन में। देखिए, चीन के विषय में भी बोल चुका हूँ, एक और बार बोलता हूँ आपको। हमारे करीब 45 साल का समझौता था चाइना के साथ कि हमारे बॉर्डर, हमारा सीमा डिफाइन नहीं किया है, लेकिन
हम बिना तर्क से दोनों साइड पेट्रोल कर पाएंगे। चाइनीज़ आर्मी एक दिन आते थे, इंडियन आर्मी वही जाते थे। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में दोनों फौज पेट्रोल करने का हक था। लेकिन ये मोदी सरकार के ज़माने में क्या हो गया है कि ये 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में चीनी आर्मी आके बैठे हैं। दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग इंड्योरिंग इंस्टॉलेशंस और इंडियन आर्मी को वहाँ पेट्रोल करने की इजाज़त बंद किया है। आपको पता है कि गलवान में जो कुछ हुआ जून 20 में, जून में क्या हुआ, हमारे जवानों ने कहा कि आप लोग क्यों बैठे हैं, अभी हमारी बारी है यहाँ आने के लिए, अब चले जाइए यहाँ से। और जवाब उनको दिए, इनको शहीद कर दिया चीना को। 20 जवानों को उन्होंने मार दिया। तो इसलिए मोदी सरकार रियली शुड बी अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ कि वो लोग ये अमित शाह पीओके के बारे में बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब एक्चुअली कुछ हुआ है कि हमारे जो 46 years of experience and understanding has been overturned by the Chinese and you are not willing to take any action, you are not able to take any action। और उसी वक्त अब चाइना से इंपोर्ट करते ही जा रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट्स और इंपोर्ट डिपेंडेंस मेरे ख्याल में करीब $200 बिलियन तक हो रहा है चाइना से, जो 2020 जब हमारे जवानों को मार दिए लोग, उससे करीब 3 गुना ज़्यादा हो गया है। तो इस किस्म की राजनीति क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे बेनिफिशियल है या नहीं? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि मोदी सरकार रियली जो 2019 में 56 इंच की छाती दिखा के पाकिस्तान के खिलाफ इस देश की सुरक्षित रखने वाले सरकार है, वो इनका क्या किया उसने हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए? और अभी पीओके के बारे में उनका गृह मंत्री कह रहा है, अरे 10 साल आप सत्ते में थे, पीओके से क्या किया, कहाँ लेके आए आप पीओके? ये सब चुनावी जुमला है। आप लोग भी समझ लीजिए कि चुनाव के समय जो भी अपने मन में आते हैं, उनके पसंद है वो बोलते हैं, लेकिन वो कभी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है जो असलियत में हमारे देश की गर्व इस चिंता में होना। मैं सब जो देश का गर्व है, देशभक्ति है, हम लोग सब चिंतित है कि क्या किया है सरकार ने और कल कैसे हम इसको बदल सकेंगे। आसान नहीं होगा। हमारे जो लद्दाखी शेपर्ड्स जो है, जो ग्रेज करने के लिए जाते थे, वो नहीं जा सकेंगे आजकल कई एरियाज में, क्योंकि चीन वहाँ बैठे हैं। और इसके लिए कुछ भी अकाउंटेबिलिटी दिखाएंगे सरकार, कुछ बताएंगे हमें? कुछ नहीं। नहीं, कोई गुस्सा नहीं हमारे देश में। उसका टेक्निकल मीनिंग क्या होता है कि चीन कुछ नहीं बदला, लेकिन हमें उसी वक्त फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा है, चाइना मस्ट रिस्टोर द स्टेटस को एंटी। इसका मतलब क्या था? जो पहले नहीं था अभी है चीन के हाथ में और उसको वापस रिस्टोर करनी चाहिए, लेकिन चीन कुछ नहीं कर रहा है और हमारे सरकार भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे बोलते हैं। यही है हमारा शिकायत। मैडम शशि जी, आप चंडीगढ़ आइए। खतीब फ्रॉम टाइम टीवी। सर, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਕੱਲ इतना तो समझ सका, लेकिन जवाब तो बोलना है। सर, कल अमित शाह जी हैगे सी लुधियाने ते उन्होंने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੂਜਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। Please speak again something for Chandigarh. Okay. Valuable words for Chandigarh. They're talking about the Sikh prisoners, Bandi Singh. Bandi Singh, matlab Singh is Sardar, Bandi Singh. But Ravneet Bittu of the BJP, who was earlier in the Congress, he is opposed because these people were involved in the Killing of his father, grandfather. So it's a national issue. अच्छा, देखिए, पहली बात यह है कि मैं पूरा नहीं समझा, इसे पूछ रहे थे कि क्या बोल रही थी आप, क्योंकि बात यह है कि पंजाबी जहाँ हिंदी के जैसे होते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब कोई वोकैबुलरी बदल जाती है तो मुश्किल है। मैं सिर्फ पंजाबी में एक चीज़ कहूँगा कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि सब चंगा सी, क्योंकि चंगा नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे देश में जो हाल है, ये तो हम पंजाब में भी देखे हैं, कहते हैं कि पंजाब में जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जनता के हाथ तो काफ़ी मुश्किल है कि आपके युवाओं पंजाब छोड़ के जा रहे हैं दूसरे देश, दूसरे राज्य में काम, क्योंकि यहाँ तो रोज़गार बिल्कुल नहीं है।
उसी वक्त हम ये भी देखें पंजाब में कि कई इंडस्ट्रीज़ जो पंजाब में थे वो लोग यहाँ से बदल के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, या कभी एक इनिशियल एंटरप्राइज यहाँ पंजाब में हो सकता है, लेकिन जो भी एक्सपेंशन होते हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं। ये सब को बदलने के लिए हमें एक वातावरण भी बदलना चाहिए। यहाँ हमारे देश का हाल, पंजाब का हाल मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार भी बदलनी चाहिए। आपने एक लफ्ज़ मांगा मुझसे, मैं तो अंग्रेज़ी में एक ही कहूँगा जो मैं 2 दिन पहले, क्योंकि ट्रिब्यून ने मुझे जलंधर में यही प्रश्न पूछा था, मैंने बोला कि जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ में सबको सिखाना चाहता हूँ, डिफेनेस्ट्रेट, उसका मतलब है खिड़की खोल के फेंक दे किसी को या कुछ को। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता भाजपा सरकार को डिफेनेस्ट्रेट कर दे, बस ये जी। मैं अंकुश महाजन पहले मैं अपनी कुलीग के साथ एक सवाल कर लेता हूँ। आपने उसका जवाब नहीं दिया कि बंदी सिंह की रिहाई के लिए एक अमित शाह ने जो बयान दिया है, जो असैसिनेशन हुआ था बेर सिंह का, उनके जो कातिलों को छोड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि उनको नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरीके की बात की है। जबकि उन्हीं को लेकर तकरीबन 500 दिनों से चंडीगढ़ के पास एक बड़ा एक एजुकेशन चल रहा है। जो मेरा सवाल ये है सर कि पंजाब में क्या हम पोस्ट पोल अलायंस देख सकते हैं, जो इंडियन अलायंस के साथ आप और कांग्रेस का क्या होगा, पोस्ट पोल अलायंस होगा, इसके बारे में आपसे जानना है। बोलना मुश्किल है क्योंकि पोस्ट पोल स्टेज तक पहुंचे नहीं हैं हम। 4 जून के बाद आप पूछिए, आपको अच्छा जवाब मिलेगा किसी से, मुझसे नहीं। थैंक यू।